चालाक दिमाग। साक्षी संजय की हथेलियों को पकड़ने की कोशिश करते हुए रोती हुई आवाज में बोलने लगी। वो मित्तल हाउस में काफी मुश्किलों को पार करके आई थी। वो उसे इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगर तुम्हारे अंदर अनन्या का ख्याल रखने की काबिलियत होती तो तुम कभी उसकी चोटों को नजरअंदाज करते हुए उसके मेडिसिन बॉक्स को गीला नहीं करती। संजय ने उसे धकेलते हुए कहा। वो उसकी हथेलियों को ऐसे देखने लगा जैसे किसी ने उसकी हथेलियों को छूकर गंदा कर दिया हो। उसने अपनी आंखों को कुछ देर के लिए बंद किया। उसके चेहरे पर काफी डेंजरस लुक नजर आ रहा था। उसे क्या लगता है, अगर उसकी वजह से अनन्या को कुछ भी हो जाता तो क्या वो अब तक इस घर में खड़ी होती? मिस्टर संजय, मुझे इस हद तक जाने के लिए भी अर्पिता ने ही उकसाया था। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए। साक्षी ने अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछा और संजय की ओर आगे बढ़ने लगी। उसकी सारी दांव अभी जुए में लगे हुए थे। मिस्टर संजय, जब तक आप मुझे यहाँ रहने देंगे मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। अगर साक्षी को मित्तल फैमिली इस घिनौने हरकत की वजह से नौकरी से निकाल देती तो उसे फ्यूचर में कोई कभी भी काम नहीं देता। उसका करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उसने दिल्ली शहर के सबसे रिस्पेक्टेड इंसान मिस्टर संजय मित्तल को भी नाराज कर दिया था। इस ख्याल के मन में आते ही साक्षी डर के मारे कांपने लगी। साक्षी ने धीमे से अपनी पलकें झपकाई। उसकी आंखों से आती किरणें इतनी तेज थी कि उसे देखकर कोई भी डर जाता। कुछ देर बाद वो बोलने लगा, तुम्हारे पास एक लास्ट चांस है। ये सुनकर साक्षी खुशी के मारे झूम उठी। थैंक यू सो मच मिस्टर संजय। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अनन्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। संजय अपनी सीट से उठने लगा। साक्षी की ये बात उसे किसी जोक से कम नहीं लग रही थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब होने के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटे का ख्याल रखने दूंगा? साक्षी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई थी। वो संजय की बात को समझ नहीं पा रही थी। मैं तुम्हें मित्तल हाउस में रहने की परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन ये बात अपने मन में गांठ बांध लो। आज से तुम अनन्या के नजदीक भी नहीं जा सकती हो और ना ही अनन्या से रिलेटेड किसी भी चीज में दखल अंदाजी कर सकती हो। डू यू अंडरस्टैंड? संजय अपनी गहरी छोटी आंखों से शब्द दर शब्द साक्षी को समझाने लगा। उसकी आवाज का लेवल उसे अपनी बात समझाने के लिए काफी था। यस, साक्षी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा। वो इस कंफ्यूजन में संजय से कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर मेरी जॉब क्या है? मित्तल फैमिली कभी भी साक्षी जैसे इंसान को नौकरी के लिए नहीं रखेगी। अगर उसे अपना काम ठीक से करना आता ही नहीं तो फिर संजय उसे क्यों नौकरी पर रखना चाहता है? नौकर तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या करना है। संजय ने अपनी आंखें बंद करते हुए उसे इशारे से कहा कि अब वो जा सकती है। साक्षी संजय की बात सुनकर काफी कंफ्यूज थी। वो उससे बहुत से सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन संजय को देखकर वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसके जाने के बाद ही स्टडी रूम में संजय का असिस्टेंट आया। बॉस, जब आपको साक्षी की सच्चाई पता चल चुकी है तो आप फिर भी उसे यहाँ क्यों रहने दे रहे हैं? असिस्टेंट ने कंफ्यूजन और चिंता में होकर संजय से पूछा। संजय मुड़कर अपनी चेयर पर बैठा और अपने हाथ में पेन लिए टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट की ओर बढ़ने लगा। वो अपने होठों को ऊपर की ओर उठाने लगा। क्या वो सच में हंस रहा था? सिर्फ साक्षी अकेली नहीं है जिसका इसके घर में कोई इशू हो। असिस्टेंट संजय की बात सुनकर दंग रह गया। संजय उन दोनों को नौकरी पर रखकर ये देखना चाह रहा था कि कौन सबसे पहले अपना आपा खो देगा और खुद को एक्सपोज करेगा। और कुछ? संजय ने असिस्टेंट से पूछा। असिस्टेंट ने अपने ख्यालों से बाहर आते ही जल्दी से संजय की ओर रिस्पॉन्ड किया। मिस्टर संजय, अर्पिता जाग चुकी है। वो मास्टर बेडरूम में अकेली है और उसकी हरकतें काफी अजीब हैं। उसके असिस्टेंट की ओर देखते हुए उसे समझाना संजय को काफी मुश्किल लग रहा था। संजय अपनी चेयर से उठा और दूसरे फ्लोर के मास्टर बेडरूम की ओर बढ़ने लगा। वो रूम के एंट्रेंस तक पहुंच ही चुका था कि उसे अंदर से कुछ खुसफुसाने की आवाज सुनाई आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई उसके दरवाजे के पास खड़े होकर खुद से ही बात कर रहा है। संजय के लिए जानना आसान था कि वो आवाज अर्पिता की थी। वो रूम के अंदर जाने लगा। मैं बाहर जाऊं या बाहर नहीं जाऊं? मैं क्या करूंगी जब वो मेरे सामने आएगा?
अर्पिता ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो जब से नींद से सोकर उठी थी तब से इसी तरह परेशान हुई जा रही थी। अजीब तरह से संजय के दिमाग में दरवाजे के पास घूमती हुई एक खूबसूरत छवि दिखती है जो बाहर आना चाहती है, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रही। संजय के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आने लगी थी। उसके पीछे खड़ा असिस्टेंट ये नजारा देखकर शॉक हो चुका था। उसने पहले कभी अपने बॉस को ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उसके बॉस ने सच में स्माइल की, और तो और वो एक दरवाजे को देखकर स्माइल कर रहे थे। ओ माय गॉड, मुझे तो बस लगता था कि अर्पिता को ही अजीब हरकतें करने की बीमारी है, पर यहाँ तो मेरे बॉस ही। रूम के अंदर अर्पिता खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही थी। मित्तल हाउस को छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था। पहली बात तो उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत थी, और अगर उसे जरूरत नहीं भी होती फिर भी वो अनन्या को इस तरह इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी। जब तक अनन्या पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक वो मित्तल हाउस छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन अगर वो वहाँ रहती तो उसका सामना उस सड़ू संजय से तो जरूर होता। और पिछली रात वो बिना किसी वजह से उसके बेड पर कैसे सो सकती है? अर्पिता ये सब सोचकर पागल हुए जा रही थी और उसके मन में यही ख्याल बार बार आए जा रहे थे। अपने दांतों को चबाते हुए वो कहने लगी, अब मैं इस बारे में और नहीं सोचूंगी। हम मिलते हैं तो मिलते हैं। वैसे भी मैं यंग, प्रिटी और खूबसूरत हूँ। अगर हमारे बीच कुछ हुआ भी है तो इट्स माय लॉस। जब वो खुद को अच्छी तरीके से समझा चुकी थी, उसके एकदम कदम आगे लेते हुए उस मास्टर बेडरूम के बड़े से दरवाजे को खोला। 2 कदम आगे लेने के बाद ही वो एक मस्कुलर इंसान से जा टकराई। उसे चक्कर आने लगे। तभी उसने देखा कि उस इंसान का हाथ उसकी कमर पर जा रहा था, उसे गिरने से बचाने के लिए। थैंक यू, अपने माथे पर हाथ रखते हुए वो कहने लगी। अगले ही पल जब उसने उस इंसान की तरफ देखा तो वो दंग रह गई। उसने रूम के दरवाजे की ओर देखा और फिर संजय की ओर, जो कि भगवान जाने वहाँ कितनी देर से खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। क्या उसने अर्पिता की कही हर बात सुन ली? इससे पहले कि अर्पिता खुद को संभाल पाती, उसकी गहरी नजरें उसे ऊपर से नीचे की ओर देखने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो उसे चेकआउट कर रहा हो। यंग, प्रिटी और खूबसूरत। अर्पिता का चेहरा लाल पड़ चुका था। अर्पिता घबराहट के मारे कुछ भी कह नहीं पा रही थी। इससे पहले कि वो प्रिटेंड कर पाती कि पिछली रात कुछ नहीं हुआ है और वहाँ से निकल पाती, संजय ने उससे अपनी नजरें हटा ली। अनन्या को जगा दो, उसके खाने का समय हो चुका है, संजय ने कहा। ये सुनकर अर्पिता ने राहत की सांस ली। वो पीछे मुड़कर संजय की ओर देखने लगी। किसने सोचा था कि सड़ू इंसान के पास एक अंडरस्टैंडिंग दिल होगा? बाय द वे, एक धीमी आवाज पीछे से आई। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसका लॉस हुआ है तो मैं उसके साथ फिर से सोने के लिए माइंड नहीं करूंगा। उसका फिर से सोने से क्या मतलब था? उसे लगने लगा कि जो वो सोच रही थी कि संजय अंडरस्टैंडिंग है, जरूर उसका दिमाग खराब हो चुका है। गुस्से में अर्पिता का चेहरा लाल हो गया। वो रूम में मुड़ी और जोर से दरवाजे को लगा दिया। संजय भी अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर चले गए। वो अर्पिता के बारे में सोच सोचकर उसके ख्यालों में और भी ज्यादा खोने लगा। उसने सोचा था कि वो अर्पिता को बता देगा कि कल रात वो अपने बेडरूम में नहीं सोया था, लेकिन अब उसने उस आइडिया को छोड़ दिया। मित्तल हाउस के डाइनिंग हॉल में जब अर्पिता अनन्या को अपनी गोद में लिए डाइनिंग हॉल में आ रही थी, संजय पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। कुछ देर पहले हुई बातों को याद करके अर्पिता को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने संजय को इग्नोर करते हुए अनन्या को अपनी गोद से उतारा और डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। अनन्या अभी कुछ देर पहले ही जागी थी और अभी भी नींद में ही लग रही थी। वो अभी भी अर्पिता को कसकर पकड़ी हुई थी, लेकिन आधी नींद में होने के बावजूद भी टेस्टी खाने को देखने के बाद उसकी आंखें चमक उठी। अनन्या, तुम्हें भूख लगी है? अर्पिता ने उसके चबी गालों को खींचते हुए पूछा। अर्पिता अनन्या की प्लेट में खाना परोसने लगी। हम साथ में खाएंगे प्यारी दीदी। अनन्या ने खाना खाने के लिए चम्मच उठाई और अर्पिता को खिलाने लगी।
अर्पिता ये देखकर सरप्राइज थी, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। अर्पिता अनन्या की बात को मना करने वाली थी। एक शांत आवाज के साथ किसी ने नौकर से कहा, नौकर, क्या तुमने सुना नहीं? लिटिल प्रिंसेस ने क्या कहा? मित्तल फैमिली दिल्ली शहर की सबसे पॉपुलर फैमिली थी। उनके घर में रूल्स का होना नॉर्मल था, जो कि उनके लाइफस्टाइल को दर्शाता था। अनन्या छोटी थी, इसलिए नौकर में उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। इसके अलावा ये रूल्स के अंदर भी नहीं आता था। मित्तल फैमिली ने कभी भी किसी सर्वेंट को अपने साथ परमिशन नहीं दी थी। भले ही अर्पिता सर्वेंट नहीं थी, लेकिन थी तो वो बस एक नर्स ही। नौकर को लगा नहीं था कि संजय इस बात को देखकर सीरियस हो जाएगा। वो अपने शौक से बाहर आया और प्लेट लेने के लिए अंदर गया। उसने पर्सनली अर्पिता की प्लेट बनाई। जब अर्पिता ने अपने सामने परोसी हुई प्लेट को देखा, उसने तुरंत ही अपनी नजरें संजय की ओर कर लीं। वो शांति से डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। उसका हैंडसम चेहरा सूरज से आती हुई किरणों के साथ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अर्पिता को नोटिस कर लिया था और उसे इस तरह देखकर अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। जब नौकर अर्पिता की प्लेट लेकर आया, अनन्या ने अर्पिता के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, बैठ जाओ प्यारी दीदी, देखो कितना सारा यम्मी खाना है। उसकी छोटी आंखें सितारों की तरह चमक उठी। वो उम्मीदों से भरी हुई थी। अर्पिता पहले हिचकिचा रही थी, आखिर में थी तो वो एक नर्स और उसके पास कोई हक नहीं था कि वो मित्तल हाउस में बैठकर अनन्या के साथ खाना खाए। लेकिन जैसे ही उसने अनन्या की ओर देखा, उसके मन के सारे डाउट गायब हो गए और वो उसके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। अपने सामने रखी प्लेट से वो अनन्या के लिए खाना निकालने लगी। जैसे ही वो अनन्या को कहने वाली थी कि पेट भर कर खाओ, वो छोटी बच्ची अपना सिर उठाकर स्माइल करते हुए कहने लगी, प्यारी दीदी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, वो खाना भी सिर्फ मेरे लिए ही निकालती है, डैडी के लिए नहीं। अर्पिता अनन्या की बातें सुनकर दंग रह गई और वो संजय की ओर देखने लगी। उसके दोनों हाथ सलामत हैं, तो वो क्यों उसके लिए खाना निकाले? इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अनन्या ने संजय के पास रखी प्लेट को अर्पिता के सामने रख दिया। प्यारी दीदी, डैडी को भी खाना चाहिए। अर्पिता सोच में डूब गई, दूं या ना दूं। भले ही अभी तक अर्पिता ने अपनी चम्मच को झूठा नहीं किया था, किसे पता था कि संजय को किसी और का उसके लिए खाना चुनना पसंद नहीं था। जाने दो, अगर उसे फिक्र होगी तो उसने अपनी प्लेट में रखा खाना छोड़ देगा। अर्पिता ने अपने आप को समझाया और संजय की प्लेट में खाना रख दिया, जो उसने अनन्या की प्लेट में रखा था। जैसे ही अर्पिता अपना खाना खाने के लिए आगे बढ़ी, एक छोटा सा हाथ आगे बढ़ा और उसने अर्पिता की प्लेट को संजय के सामने रख दिया। डैडी, आपने तो प्यारी दीदी के लिए खाना चुना ही नहीं। हक्की बक्की रह चुकी अर्पिता कहने ही वाली थी, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन संजय ने उससे पहले ही अर्पिता की प्लेट में खाना परोस दिया था।